8 या 9 साल हो गए, श्रद्धेय शीला दीक्षित जी ने अम्बेडकर अवार्ड देना आरंभ किया था। जी। राइट, आप इससे परिचित होंगे। लेकिन 8 साल से अम्बेडकर अवार्ड की घोषणा नहीं हुई। पिछले साल अम्बेडकर अवार्ड की घोषणा की और मेरा भी आवेदन गया। तो दिल्ली सरकार की तरफ से थे ना? हाँ जी, दिल्ली में चुनाव है और सीमापुरी पर तनाव है। जब जब देश में ऐतिहासिक चुनाव आते हैं तब तब देश की सरहदों पर तनाव बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दिल्ली के चारों तरफ की सीमापुरी पर जो तनाव है वो बढ़ रहा है। क्यों? जो भी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होगा उसके हाथ में है कि सीमापुरी के चारों तरफ जो करोड़ों की संख्या में मकान हैं या बस्तियां हैं वो बचेंगी या टूट जाएंगी। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नगर के अंदर, जो नाले पर जो 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, आधी किलोमीटर दूर तक बसावट थी, उनके दादा परदादा पुरखे उस जमीन पर रह रहे थे, लेकिन उनको नेस्ता नाबूद कर दिया गया। उसी तरीके से हमने आपको दिखाया छतरपुर की फिल्में, उसी तरीके से जहाँ जहाँ सीमापुरी में तोड़फोड़ हुई है वो सब हमने आपको दिखाया। अब हम आज बैठे हैं 8 तारीख को, 8 जनवरी है आज। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को 8 जनवरी पंचशील दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पंचशील दिवस की हार्दिक बधाई। आज का दिन पूरे विश्व के अंदर अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट समाज के लोग पंचशील दिवस के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय पताका दिवस मनाते हैं। मेरे साथ अशोक निर्वाण जी हैं, लगातार पैनी नज़र बनाकर रखते हैं क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। हालांकि नज़र तो उनकी पूरे देश में होती है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में चुनाव है। जैसे मैंने पहले कहा कि दिल्ली में चुनाव है और सीमापुरियों पर तनाव है। अशोक जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जय भीम, नवोदय। जय भीम। अशोक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, जिसकी अभी तारीख लोग सोच रहे थे कि नवंबर, माफ कीजिएगा, कि फरवरी लास्ट में या मार्च में जाएगी, लेकिन वो 5 अप्रैल को प्रस्तावित कर दी गई है। 5 फरवरी को, माफ कीजिएगा। अशोक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनावी माहौल को? लोग सोच रहे थे कि फरवरी आखिर या मार्च में चुनाव जाएगा, लेकिन उसकी जो तिथि है 5 फरवरी स्थापित, मतलब घोषणा कर दी गई है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के जो अधिकारी, आला अधिकारी, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेरबदल इसके बाद होने वाला है। इस विषय में आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा जी मनोज जी कि 5 जो फरवरी रखी गई है जी, वो रखी गई है बुधवार को जी, और बुधवार को ही महाराष्ट्र का चुनाव हुआ जी। उनका ये कहना है कि बुधवार को इसलिए रखा गया ताकि मैक्सिमम वोटिंग हो जाए। मतलब वो अपने लिए वो उसको अच्छी तिथि है। नहीं, अच्छी नहीं। वो कहते हैं कि जो लोग हैं, सरकारी नौकर हैं या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, वह अगर शनिवार को या रविवार को चुनाव होते तो वो 3-4 दिन की छुट्टियां लेके बाहर चले जाते। तो क्या चुनाव आयोग को सरासर मतदाता का अपमान कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। जो भी जागरूक मतदाता है वह कभी ऐसा नहीं करता। जी। मैंने अपने जीवन के अंदर करीब 16 चुनावों के अंदर मतदान कर चुका हूं और मैंने तो कभी आज तक ऐसा नहीं किया, न मेरे परिवार ने किया। इस संस्कार की बात है। कुछ 1 या 2% राजीव जी की तरह हो सकता है, मैं तो ये आरोप लगाऊं ना। वो कह रहे हैं, आप चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। इतना सरासर गलत बोलना एक चुनाव आयुक्त को कि बुधवार को इसलिए रखा कि कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग जो है घूमने चले जाते हैं। अरे जो मतदाता जागरूक है वो मतदान करके जाएगा, घूमने भी जाएगा तो मतदान करके जाएगा। मेरा गंभीर आरोप है उनके ऊपर। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब तो आप मतदाताओं को अपमान कर रहे हैं। तो इसके पीछे मंशा क्या लगती है? मंशा तो यह है कि उनको सोच रहे होंगे शायद 64, पिछली बार 64% हुआ था, इस बार कम ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो वो अपने ऊपर, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की भी टाइम आ गया है, तो वो सोच रहे हैं कि अच्छा अब देखिएगा मिल्कीपुर का चुनाव, भाई उस समय क्यों नहीं करा दिया? बिल्कुल।
जब उपचुनाव हुए उस समय क्यों नहीं करा दिया? अब कह रहे हैं नहीं, उसमें जो है कोर्ट के अंदर वो केस था। वो कोर्ट केस में नहीं था, चुनाव आयोग के अरे पास था। भाई केस था, लेकिन चुनाव से उसका क्या मतलब है? नहीं, वो चुनाव आयोग के पास चला गया। उन्होंने निवेदन किया था, लेकिन उसको उसी समय उसको खत्म करके मिलकर उनका चुनाव करा सकते। बिल्कुल नहीं करा। यह संदेह पैदा होता है। अब रहा दिल्ली की बात जी। दिल्ली का मैं 1950 या 52 के आसपास हम चुनावों की विश्लेषण करना चाहूंगा। दिल्ली की जनता निरंतर संविधान के प्रति जागरूक है, सजग है, बिल्कुल। और विशेष रूप से मैं ट्रांस जमुना की बात करना चाहूंगा, जिसकी आपने जिक्र किया। जी। मान्यवर, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो गरीबी से प्रताड़ित थे, जाति से प्रताड़ित थे, अन्य चीजों से प्रताड़ित थे, जिनको अपने गांवों के अंदर जीवन निर्वाह करने का मुश्किल आती थी, वह ट्रांस जमुना में आए। जी बिल्कुल, सीमापुरी क्षेत्र ट्रांस जमुना में सीमापुरी हो गया, अपना जितना भी होता विवेक विवाद जितना भी है उस साइड में आया लोग। और वो जब उन लोगों ने अपना काम धंधा पता नहीं किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बसाई होंगी, और वो झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने बसाने के बाद आज वो जब अच्छी तरीके से रहने लग गए, तो क्या सरकारों को दिखता नहीं है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? वो तो उनको उजाड़ने में लगी है, उजाड़ नहीं हुई कैसे? और लगातार बुलडोजर बाबा चल रहा है। अगर यही चलता रहा तो मान्यवर एक दिन ऐसा आएगा कि वहां की जनता इन राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक देगी। जो स्थापित हो चुके हैं, जिनको 30-40 साल वहां पर रह रहे हैं, उनको वही रहने देना चाहिए। बिल्कुल। जिनको मतदाता, जिनको राशन, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, राशन कार्ड है, सब चीजें उनके पास सुविधा दे रहे हैं। आप एक 2100 दे रहा है, एक 2500 दे रहा है। बिल्कुल। और तीसरा कभी होगा कुछ और दे देगा, और 10 दिन को उजाड़ देंगे। क्या तरीका है? तो गरीब ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उजाड़ के आप वही 22 गज का 12, पहले कभी करीब 20-40 साल पहले 80 गज के प्लॉट दिया करते थे उजाड़ने के बाद कॉलोनियां बसाने के लिए। आज 25 गज दे रहे हैं। आज 25 गज के नहीं है, वो नहीं दे रहे, 22.5 गज है वो। जी जी। 22.5 गज के बाद आज 12 गज देने। तो ये किसका शोषण हो रहा है? जो गरीब है, उन गरीबों में सबसे ज्यादा दलित है। एक दो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन दलित सबसे ज्यादा शोषित है। उन दलितों का शोषण करने का ये तरीका ढूंढ लिया है लोगों ने। तो ऐसे में क्या लगता है कि वर्तमान में जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी, या ढाक के 3 पात जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? नहीं, अभी अगर मैं अपने आकलन की मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक उसमें रहा, परिवेश में रहा, और मेरा परिवार भी रहा जी। वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मिस्टर केजरीवाल जो हैं, उन्होंने एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगा रखा है, एक तरफ जो है अपना शहीद आजम अपना भगत सिंह जी का लगा रखा है, दूसरे वो कहते हैं नोटों पे लक्ष्मी गणेश चाहिए। तो कहाँ है वो, किधर हमारे तरफ? उनकी विचारधाराओं को मान के चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने ही जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा भगत था एक टाइम में। नहीं तो बहुजन समाज लक्ष्मी गणेश की मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वास्तव बताना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी अब बाबा साहब का फोटो लगा रखा है, और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो लगा रखा है, बहुत अच्छा लगा था। हमारी विचारधारा के साथ है। लेकिन जैसे शराब नीति आई, मैंने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया जी, सतनगर RWE के मार्फत। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने शराब नीति का विरोध किया था। तो मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की नीतियां लाकर आप जो है जनता का ही शोषण करें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल की सरकार में मलिन बस्तियों के पास ही क्यों खोले गए? नहीं, VIP एरियाज में क्यों नहीं खोले गए? सर, उन्होंने शायद उसका आपने ध्यान दिया होगा आपने, हर नगर निगम के अंदर, हर नगर निगम पार्षद के अंदर, नगर निगम पार्षद में 3-3 ठेके देने का आदेश। बिल्कुल। और उसके अंदर जो 200 मीटर की जो रेखा थी, उसको 100 मीटर कर दिया गया। जी जी जी। जिस कारण से रेजिडेंस एरिया में भी शराब की दुकानें खुल गई, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि मैं तो पेट्रोल डाल के अपना वो किया, मैंने प्रदर्शन किया था। नहीं, ये तो दूसरी बात है, लेकिन उनकी एक अच्छी बात जरूर है। ये तो सब छोड़ दो, बस का किराया ये, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें 24 घंटे आज बिजली दिल्ली में आ रही है।
इसको तो कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल। इससे पहले भी पूर्व सरकारें रही, परम आदरणीय शीला दीक्षित की सरकार रही, उन्होंने पुलों का निर्माण किया, दिल्ली को सुंदर बनाया। उससे पहले सुषमा स्वराज जी आई, उन्होंने थानों में जा जाके कोशिश की कि कानून की व्यवस्था हो जाए। तो क्या उनके समय में कानून की व्यवस्था ठीक हो गई? लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों के कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, जब उनको राज्यसभा भेजने की बात आई तो उसने उन समाज में से किसी एक व्यक्ति को, ना तो पंजाब में ना दिल्ली में, किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, 8 या 9 साल हो गए, शीला दीक्षित जी ने अम्बेडकर अवार्ड देना आरंभ किया था जी, राइट, आप इससे परिचित होंगे। लेकिन 8 साल से अम्बेडकर अवार्ड की घोषणा नहीं हुई। पिछले साल अम्बेडकर अवार्ड की घोषणा की और मेरा भी आवेदन गया। तो दिल्ली सरकार की तरफ से थे ना? हाँ जी, दिल्ली सरकार। तो अरविंद केजरीवाल ने बंद कर दिया ना? नहीं, उसने अरविंद भाई 13-14 साल से अरविंद केजरीवाल है ना? नहीं, 11 साल से। चलिए 11 साल से ही, आप कह रहे 8 साल से बंद हो गया? 8 साल से बंद हो गया। एक टाइम शायद दिया होगा और मैं भी नहीं दिया, लेकिन मेरा कहना था उस अवार्ड को दिया जाए और उस अवार्ड के लिए हमारे आवेदन के पश्चात उस अवार्ड की घोषणा भी की गई, लोगों से एप्लीकेशन भी मांगी गई। मैंने खुद आईटी ऑफिस के अंदर जाके जो है काफी लोगों का किया, उसके बाद भी उसकी घोषणा नहीं की गई। जब मैंने वहाँ के जो इनके जो विधायक है काफी लोग, उनसे मैंने चर्चा की, इवन राजेंद्र गौतम, तो ये तो दिल्ली सरकार का उपक्रम था ना? डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड दिल्ली सरकार का था ना? नहीं, केंद्र सरकार का तो नहीं था। क्यों नहीं दिया दिल्ली सरकार ने? केंद्र सरकार को नहीं था, केंद्र सरकार जी, दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार को देना चाहिए था। और अभी भी समय था, कल से पहले और उस अवार्ड की घोषणा कर देते तो बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, उसमें हो सकता था मेरे को भी अवार्ड मिल जाता। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच, नीति और नियत में फर्क है। बिल्कुल, कोट है। तो अब आगामी चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, इसमें दिल्ली के उपभोक्ताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक जगह है, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी। ये वो भूमि है, यहाँ से हर प्रकार का मूवमेंट चालू होता है। तो मैं दिल्ली के मतदाताओं से ये अनुरोध करूंगा कि 5 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पे जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग करें। कम से कम 80% अगर वोटिंग होगी तो पूरे विश्व के अंदर यह जाएगा कि दिल्ली की राजधानी जागरूक हो चुकी है। कोई दलित चेहरा जी, कोई दलित चेहरा जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहा हो इस बार? अगर आप भाजपा की बात करें, नहीं मतलब सभी की, सब जी जी जी, अलग पार्टी की बात, अगर भाजपा की बात तो राजकुमार आनंद बैठे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, अम्बेडकरवादी हैं बिल्कुल, और बुद्धिस्ट भी हैं जी, और अन्य विचारों को भी मान के चलते हैं बिल्कुल। राजकुमार आनंद जी आ जाते हैं कांग्रेस के पास जी। कांग्रेस के पास दलित चेहरा नहीं है, लेकिन ओबीसी चेहरा है। बहुत बढ़िया। वर्तमान जो उसके प्रेसिडेंट है, बिल्कुल, एकदम अपना देवेंद्र यादव शायद जी जी। इसी तरीके से आम पार्टी के पास जी बनाया ना बिरला को, जी जी, लड़की को उनका जी जी, ओम बिरला की बेटी, नहीं ओम बिरला नहीं, सॉरी, अपने मंगोलपुरी से जो उनकी विधानसभा के उपाध्यक्ष ही है, बिडलान जी को बनाया ना। क्यों नहीं बनाते? दिल्ली के अंदर दलित का अपमान होता रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता आए दिल्ली में, एक से एक धुरंधर थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने दलितों का शोषण नहीं किया है दिल्ली में। एक नई पार्टी आई, रिपब्लिकन समाज पार्टी, बालाराम भोज जी ने बनाई है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया है। आपको मालूम है जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी ने 1967 के अंदर दिल्ली के अंदर विधायक चुना था बाबूलाल खेलकर, बिल्कुल पहला प्रथम, ठीक है। उन्हीं के साथ डॉक्टर गंगाराम निर्माण, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव 90,000 वोट से ज्यादा वोट, वो आपके पिताजी रहे जी। इसके अलावा डॉक्टर अब्बास मलिक 4 चुनाव लड़े उन्होंने पार्षद के, आरपीआई से कभी चुनाव नहीं आ रहे। अच्छा, तो रिपब्लिकन पार्टी का तो दिल्ली में बहुत बड़ा इतिहास है, और जब उत्तर भारत में जाओगे
तो पीपी मौर्य जी हो गए, संतरे गौतम वो सब आरपीआई के प्रोडक्ट है, बाली साहब हो गए पंजाब, बिल्कुल, जी जी जी, ठीक है, सब आरपीआई के प्रोडक्ट। अब हमारे आरपीआई की विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ाया। जी जी जी, जब आरपीआई का विघटन हुआ आपस में, अलग अलग, चाहे वो दादा साहब गायकवाड़ हो, है ना, सब अलग अलग बटे, सब जब अलग अलग चलेगा, प्रकाश अपनी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, हो सकती है। तो उसके बाद जो है बीएसपी का गठन हुआ था। अभी बीएसपी से टूट के पुनः रिपब्लिकन समाज पार्टी बनी है। आ रहे हैं, तो यही विडंबना है जी। उन्होंने प्रकाश बोध जी को जी अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया है। अच्छा। उधर से आरपीआई भी दिल्ली से लड़ रही है, जी, बसपा भी लड़ रही है, एएसपी भी उसमें मैदान में है। यही तो दिक्कत है ना, ये सब सारी बहुजन पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेंगी और जीत जाएंगे हमारे मनवादी। बिल्कुल, इनको सबको एक मंच पर आकर कौन लाएगा इनको मंच पे? इन सबकी महत्वाकांक्षा एक दूसरे के आगे अड़ जाती है, आने नहीं देती। मंच पर लाएंगे आप जैसे पत्रकार, हम तो प्रयास में हैं, जो जिनका चरित्र भी अच्छा और चित्र भी अच्छा है। हम तो प्रयास में हैं। आप प्रयास करिएगा, हम आपके साथ हैं। इनको एक मंच पे आना ही पड़ेगा दलित, क्योंकि आज के टाइम में दलितों की राजनीति भी मनुवादियों ने ग्रहण कर लिया। जी 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 जी, बिल्कुल। और हम मनु को गाली देते रहते हैं और वो सावधान हो जाते हैं। माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर आज मनुवादी पार्टियां बूथ लेवल तक पहुंच गई हैं, और हमारी पार्टियां बूथ पे तो कहीं दिखती नहीं। मैंने उनके सानिध्य में काम किया जी। उन्होंने मेरे को बम्बई भेजा, काशीराम जी ने, 1975-77 के काशीराम जी ने जी डॉक्टर नगराला जी के जहाँ मैं वहां पर रहा हूँ। क्या नाम है, हॉस्टल था जहाँ पर एमएलए वगैरह रहते थे जी। लेकिन वो 10 दिन के अंदर मैं घबरा गया और अकेले नहीं, मतलब उस तरीके से कार्य करने के लिए जैसे आरएसएस में होता है ना, भाषा भी लगती, बहुत सारी चीजें रही होंगी, मतलब। और उस समय हम नौजवान थे, अपने दिल्ली वापस आ गए, उठा के हमारे पिताजी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। ओह अच्छा। 10 दिन हम बाहर रहे, उस दिन हमें याद है। मतलब पार्टी में काम ना कर पाने के ऊपर परिवार ने पार्टी में नहीं, मतलब उस संभाव से। उसके बाद हम जब अकल आई या समझ आई, हम पुनः हमने किया और मैंने माननीय काशीराम जी के सानिध्य में काम किया, मैंने मायावती के नेतृत्व में काम किया, ठीक है ना सर। तो कहने का मतलब अब बहुजन मूवमेंट को चालू करने के लिए सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। चलिए साथियों, हमारे साथ अशोक निर्वाण जी दिल्ली मादीपुर के स्थानीय निवासी हैं, और जैसा कि उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में जो बताया है, किस तरीके से उन्होंने अपना एक रोष ही कह सकते हैं कि बहुजन कॉन्सेप्ट जो था, बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा थी, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कैसे उसको उठा के जमीन से ऊपर तक ले जा सकते हैं। पूरे वार्ता के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब के साथ में काम किया है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा है, बामसेफ के बहुत बड़े वो प्रचारक रहे हैं। अगर कोई भी सवाल आपका ऐसा हो, आपको लगता है कि हम नहीं पूछ पाए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार जब भी हमारी निर्वाण साहब से मुलाकात होगी, तो आपकी तरफ से उस सवाल को हम निर्वाण साहब से पूछकर उस सवाल की संतुष्टि करेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।